हेलो दोस्तों, ये हमारा गुरुत्वाकर्षण का सेकंड वीडियो रहेगा और हम दो तीन चीज़ पढ़ चुके थे। एक तो हम पढ़ चुके थे दो पिंडों के बीच की जो फोर्स लगता है उसको पढ़ चुके थे। जी, इसको हम फाइंड कर चुके थे। ये न्यूटन के नियम के अनुसार से इसको निकाले थे। एक हम पढ़ चुके थे G/m², इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण या इसको बोलते हैं फोर्स। अब इसके आगे वाले चीज़ को हम समझते हैं और इसके बारे में हम ढंग से आज समझते हैं कि ये कहाँ कहाँ चीज़ें होता है। अब गुरुत्वीय त्वरण जी के जो जी है के मान में कहाँ कहाँ परिवर्तन होता है, अब इसके बारे में हम समझते हैं। जैसे हमारा ये अर्थ है, ये हमारा अर्थ है और इसको हम डिवाइड कर देते हैं इस तरह। इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। इसको बोलते हैं हम दक्षिणीय पोल या साउथ पोल बोलते हैं। और इसको हम इस रेखा को बोलते हैं विषुवत रेखा। तो इसको नॉर्थ पोल या इसको बोलते हैं हम उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव। तो हमारा जी का मान हमेशा उत्तरी ध्रुव पर अधिकतम रहता है। अधिकतम रहता है या मैक्सिमम रहता है। और हमारे विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम रहता है। और अब इसका एक रिलेशन समझ लेते हैं। जैसे सबसे अधिक उत्तरी ध्रुव पर सबसे अधिक, उसके बाद दक्षिणी ध्रुव पर, उसके बाद विषुवत रेखा या इसको हम बोलते हैं एक और इसका नाम है भूमध्य, इसको भूमध्य रेखा पर होता है। ये एक का आप ले सकते हैं कि सबसे अधिक उत्तरी ध्रुव पर, उसके बाद दक्षिणी ध्रुव पर, उसके बाद विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर होता है। सबसे अधिक उत्तरी, उसके बाद दक्षिणी ध्रुव पर, उसके बाद विषुवत रेखा पर होता है। अब क्यों होता है समझ में अब हम समझते हैं कि क्यों होता है कि उत्तरी ध्रुव पर सबसे अधिक। अब इसको हम समझते हैं। हम अगले वीडियो में जी का मान हम फाइंड किए थे r² फाइंड किए थे। अब देखिए यहाँ से हमारे पृथ्वी का आकार ऐसा होता है और देखिए ए और ये दोनों दूरी देखिए, r क्या है, ये दूरी है। लेकिन हम जब इसको डिवाइड किए थे तो इसमें हम r को हम माने थे त्रिज्या, लेकिन हम यहाँ पर देख लेते हैं ये दूरी यहाँ से अधिक है इसके तुलना में। नॉर्थ जो उत्तरी ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव की तुलना में ये विषुवत रेखा पर दूरी अधिक है। तो हमारा जो उत्तरी ध्रुव की दूरी है r, ये छोटी है। इसलिए जब हमारी दूरी छोटी होगी तो हमारा गुरुत्वीय त्वरण अधिक होगा, क्योंकि यह एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। एक दूसरे के रेसिप्रोकल या आप इसको बोल सकते हैं व्युत्क्रम क्रमानुपाती। हिंदी में व्युत्क्रम क्रमानुपाती होता है और इंग्लिश में रेसिप्रोकल होता है। जब हमारी दूरी घटेगी तो हमारा गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा। जब हमारा दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्व त्वरण कम होगा। इसीलिए विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर अधिक दूरी है, इसलिए यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण कम होता है। और हमारे यहाँ पर
यहाँ से दूरी हमारी r है और यहाँ पर दूरी दूरी कम है, तो इसलिए हमारा गुरुत्वीय त्वरण ध्रुव पर अधिक होता है। और इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। अब जैसे हमारा ये पृथ्वी हो गया, और जब कोई पिंड h ऊंचाई पर है, जब कोई पिंड पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई पर है, तब हमारा गुरुत्वीय त्वरण का एक जैसे मान कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला होता है m r प्लस h स्क्वायर। इसके लिए जब पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई पर हो तो गुरुत्वीय त्वरण का फार्मूला ये होगा। या आपको आप इसको थोड़ा सा और वेरीफाई कर सकते हैं, g m, इसमें से r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो 1 प्लस r h अपन r स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको मैंने ये बताया है कि इसका मान क्या होता है, तो इसको g डैश मान लीजिए, तो हो जाएगा g 1 प्लस h r स्क्वायर। इसको हम इसलिए करा रहे हैं कि कभी कभी ऑप्शन में दे देता है कि जब कोई पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर कोई पिंड है तब उस पर उसका त्वरण का मान बताइए, तो आपको सीधे ऑप्शन में यही दिया रहेगा, तो आप इसको क्लिक करके चले आएंगे। यदि यही जब पृथ्वी की सतह से अंदर जाया जाए, जब पृथ्वी की सतह से अंदर जाया जाए तो ये डीप हो गया, ये गहराई की दूरी है। तो अभी इसके लिए फार्मूला क्या होगा, तो आपको सीधे रखना है g जब अंदर जाए, पृथ्वी के अंदर लिख दिया जाए, पृथ्वी के अंदर जाने पर, आया था पृथ्वी के ऊपर जाने पर, ये जी का मान था। ठीक है, अब अंदर जाने पर जी का मान क्या प्राप्त होता है, थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। तो होता है जी एम अपन आर क्यू होता है यहाँ पर, और आर माइनस डी, ये पृथ्वी के अंदर जाने पर ये जी का मान इस फार्मूले से हम प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए, अब आपको अब मैं बताऊं कि जी का मान केंद्र पर, सेंटर पर जी का मान 0 होता है। देख, और जी का मान केंद्र पर जाएंगे तो रेडियस बराबर हो जाएगा, हाँ, तो जो गहराई है और रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो इसमें देख लिए फार्मूला ये भी 0 यहाँ से आ जाएगा। यदि हम फाइंड करना चाहें कि क्या केंद्र पर जी का मान 0 हो जाएगा, तो जो गहराई है और जो हमारा त्रिज्या है पृथ्वी का, इसको बराबर कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो आपको पता है d बराबर r रख दीजिए, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से पता चल गया केंद्र पर हमारे g का मान 0 होता है। और इसके बारे में इतना काफ़ी है, इतना इस सिलेबस में है। और ठीक है, थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा इस पे कुछ क्वेश्चन लेके हम समझाते हैं। हाँ, एक पॉइंट और समझ लेते हैं जी के बारे में। तो आपको पता होगा, पता क्या, इसको फाइंड करने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट बता देते हैं कि पेपर में सीधे डायरेक्ट ये चीज़ें आती हैं। जो हमारा मून पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का, जो पृथ्वी है, अर्थ के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग होता है। तो जो हमारे पृथ्वी पर त्वरण रहेगा, उसका जो पृथ्वी पर त्वरण रहेगा, उसका पृथ्वी पर जो त्वरण रहेगा, जो मून पर जाने पर उसका पृथ्वी का जो त्वरण का 1/6 भाग हो जाता है, 1/6 भाग हो जाता है। इसी तरह आपको इसका द्रव्यमान, जो हमारा मून का द्रव्यमान है, जैसे द्रव्यमान बोल रहा हूँ, भार, जो भार है, जो मून का भार है, वो पृथ्वी या अर्थ के भाग का 1/6
गुना हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं भार बराबर क्या होता है, mgh। जब हमारा जब अर्थ का 1/6 हो रहा है तो भार भी हमारा अर्थ का 1/6 ही होगा। और ये एक मेन पॉइंट था, और इसके बारे में थोड़ा सा और एक डिटेल में समझ लेते हैं। अब इसी तोड़ के माध्यम से थोड़ा सा हम गति के समीकरण पर इसको फिट करते हैं। जैसे पहला होता है v बराबर u at, ये होता है गति के पहला समीकरण। दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut हाफ at स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण होता है। और तीसरा समीकरण होता है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर 2as। होता है v स्क्वायर बराबर ut, v बराबर u at, फिर होता है s बराबर होता है ut। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, वो किसी का फ़ोन आ गया था। तो ये हमारा अंतिम वेग होता है, ये हमारा प्रारंभिक वेग होता है, ये हमारा त्वरण होता है, ये समय होता है। ये गति के समीकरण है। तो अब इसको हम पृथ्वी के त्वरण के अंतर्गत गति का समीकरण हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए के स्थान पर जी पुट कर देंगे, तो हमारा फिर पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण के अंतर्गत गति के समीकरण निकल जाता है। तो भी u g t आ गया इक्वेशन, s u t हाफ a t। इसी तरह v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर 2gs, ये इक्वेशन बन गया गति के पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत इस समीकरण ए बना। ये तो हमारा गति का समीकरण बना है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जब पृथ्वी के ऊपर जाने पर अब कौन सा समीकरण बनता है। जब पृथ्वी के ऊपर हम जाते हैं तो हमारा क्या होता है, g का मान माइनस में हो जाता है। तब हमारा गति का समीकरण बन जाता है v u प्लस या माइनस जी आएगा और टी, ये निकल जाएगा। जब कोई पिंड हमारा गति जो पृथ्वी से ऊपर जाए तब हमारा जी का मान घटता है और निगेटिव में आ जाता है। और तब हमारा सेकेंड इक्वेशन जो यस है ना, यस की जगह ऊंचाई हो जाएगा, क्योंकि अब ऊंचाई का हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हो जाएगा u हाफ माइनस हाफ टी स्क्वायर, और दूसरा है v स्क्वायर u माइनस 2gh, क्योंकि अब यहाँ पर दूरी ना, अब ऊंचाई की हम बात कर रहे हैं और g के स्थान पर माइनस जी लेंगे। ये हमारा जब पृथ्वी से ऊपर जा रहा है कोई वस्तु, तब इसका समीकरण प्राप्त हो जाएगा। हाँ, तो दो इसमें हेडिंग बचा था, एक द्रव्यमान बचा था, एक भार बचा था। किसी वस्तु के द्रव्यमान का परिणाम ही उसका पदार्थ का परिणाम ही उसका द्रव्यमान कहलाता है। जैसे द्रव्यमान क्या हो, जैसे द्रव्यमान है किसी वस्तु के पदार्थ का परिणाम ही, जैसे 1 kg, चाहे एक कोई मात्रा हो गया, जैसे आपका 1 kg हो गया, जहाँ पर इस पर कोई जी काम नहीं कर रहा है, जैसे गुरुत्वीय त्वरण या पर कोई बल काम नहीं कर रहा है, जैसे पृथ्वी द्वारा इसको आकर्षित नहीं किया जा रहा है, जैसे कोई मान हो, तो उसको हम बोलते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है, कहीं भी किसी भी प्लेस पे ले जाइए, स्थान चिन्ह की जाए, चंद्रमा पे ले जाइए, चाहे कहीं पे भी ले जाइए, इसका मान सेम टू सेम रहता है। और द्रव्यमान क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान एक अदिश राशि होता है। यदि कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान इतना है और उसको चंद्रमा पर ले जाने पर
उसके मान में कितना, उसका मान परिवर्तित होगा कि नहीं होगा, तो हमेशा द्रव्यमान कांस्टेंट रहता है। चंद्रमा पे ले जाइए चाहे कहीं पे ले जाइए, उसका द्रव्यमान सेम टू सेम रहेगा। और यह सदिश राशि होता है। और इसको स्थान बदलने से ये इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम पढ़ते हैं भार। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, उस वस्तु का भार कहलाता है। भार बराबर क्या होता है, W बराबर mg। क्योंकि अब द्रव्यमान के साथ क्या लग गया, गुरुत्वीय त्वरण, और ये त्वरण क्या करता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित करता है। इसीलिए जो बल लगता है, बल को हम बोलते हैं, जो बल लग रहा है, परिभाषा के अनुसार जो बल लग रहा है उसी को हम भार कहते हैं। भार क्या होता है, जैसे भार का मात्रक क्या होता है, भार का मात्रक होता है न्यूटन। भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। इसका द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है। और अब भार का मात्रक न्यूटन होता है, यह सदिश राशि होता है। इसको स्थान चेंज करने से इसका भी मान चेंज हो जाता है। जैसे इसको एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर लेके जाया जाए, पृथ्वी से चंद्रमा पर लेके जाया जाए, तो इसके मान में चेंज आ जाता है। अभी हम जस्ट पहले पढ़ाए हैं कि जो हमारा मून का वेट है, जो हमारा मून का वेट है, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे मून का, चंद्रमा का वेट पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है, 1/6 गुना होता है। इससे पहले हम समझा चुके हैं, और अब एक बार और समझाते हैं। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान इसका कोई मान फिक्स होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जाने पे इसका मान चेंज नहीं होता है। यह इसका मात्रक होता है किग्रा। और इसका कौन सी राशि होता है, अदिश राशि होता है। अदिश राशि का मतलब क्या होता है, जिसके पास दिशा ना हो, केवल परिणाम हो। अब भार क्या होता है, भार क्या होता है, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, भार कहते हैं। भार का मात्रक क्या होता है, मात्रक न्यूटन होता है। यह सदिश राशि होता है। इसको स्थान चेंज करने से इसके स्थान चेंज करने से इसके द्रव्यमान में, इसके मान में परिवर्तित होता है। चलिए ठीक है, अब इससे थोड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन लिए हैं थोड़ा सा समझने के लिए कि बोला है किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, तो W बराबर 60 न्यूटन। और तो उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, और G का मान दे दिया है। तो हम अभी जस्ट पढ़े हैं W बराबर mg। और W बराबर कितना है, 60 न्यूटन। m दिया है, G का मान 10 है, तो 10 से 10 कट गया, m बराबर 6 kg आ गया, m बराबर 6 kg। या यही पूछ दिया होता कि यदि पृथ्वी पर बोलता कि अर्थ पर 60 न्यूटन है भार, और चंद्रमा पर कितना होगा, तो अर्थ जो वेट है मून पर, तो इसी का हम 1/6 कर देते हैं, तो कट के कितना हो जाता है, मून पर उसका भार कितना हो जाता, 10 न्यूटन। इसका भार हो जाता 10 न्यूटन। चलिए ठीक है, थोड़ा सा वीडियो में मिस्टेक हुआ है, जब ये क्वेश्चन लिखते समय वो किसी का फ़ोन आ गया था, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया माइंड। तो ठीक है, अगली बार ध्यान दिया जाएगा कि अब मोबाइल को फ्लाइट मोड में रखा जाएगा। वहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, उसके लिए सॉरी। और हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और मैं रमेश बिंद हूँ और एक एज एजुकेटर वर्क काम करता हूँ, तो ठीक है, सपोर्ट कीजिए।
कोई भी हो, मेरा फ्रेंड देखता हो और थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं, उसके लिए आप लोग थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा, क्योंकि अभी हमारे पास उतना बड़ा सेटअप नहीं है कि हम सब कुछ को ठीक कर लें। लेकिन धीरे धीरे हम अपने वीडियो की क्वालिटी में और अपने कंटेंट में